अस्सलाम वालेकुम। हम अडैप्टिव इम्यूनिटी को डिस्कस कर रहे थे। हमने उसके अंदर टी सेल्स की दो टाइप्स पढ़ी थी। सबसे पहली टाइप थी कि CD4 टी सेल्स और CD8 टी सेल। CD4 टी सेल्स को तो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब हम CD8 टी सेल्स को डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। अच्छा, CD8 टी सेल और CD4 टी सेल जो हैं दोनों ही टी सेल्स की टाइप्स हैं। तो इसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं आपस में। दोनों को ही एक्टिव होने के लिए एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल चाहिए होते हैं। अच्छा, दोनों ही यूनिक एंटीजन के खिलाफ काम करते हैं और दोनों को ही सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए CD3 की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, ये तीनों इसकी सिमिलरिटी है। लेकिन जो इसमें फ़र्क है CD4 और CD8 टी सेल्स के अंदर वो ये है कि जो CD4 टी सेल्स थे वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 2 या क्लास 2 से एक्टिव होते हैं। लेकिन जो CD8 टी सेल्स हैं वो MSC क्लास 1 से एक्टिव होते हैं। और MSC क्लास 1 जो है वो सारे ही न्यूक्लियोटाइड सेल्स के ऊपर मौजूद होती है। जितने भी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस रखने वाले सेल्स हैं उन सब के बाहर MSC क्लास 1 मौजूद होती है। इसका जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि ये हमारे पास वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डिटेक्ट भी करता है और उनको किल भी करता है। किस तरह करता है इसको हम आगे देख लेते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए है कि CD8 टी सेल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बाकी की निस्बत माइक्रोफेजेस हैं हमारे पास और भी बहुत सारे डिफेंस के लिए सेल्स हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी वजह ये है कि जब वायरस हमारे पास बॉडी में एंटर होता है ना, तो वो जाके न्यूक्लियस में जाता है और वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। जो सिर्फ हमारे पास वाहिद सेल है जो उसको रोक सकता है वो हमारे पास CD8 टी सेल्स है। इसकी क्या वजह है? जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ सेल के अंदर नहीं जा सकती। वायरस जो है सेल के न्यूक्लियस के अंदर है, तो एंटीबॉडीज़ सेल के अंदर नहीं जा सकती, तो इफेक्टिव नहीं होगी किलिंग के लिए। और जो CD4 सेल हैं उनको तो जी एंटीजन प्रेजेंटेशन चाहिए होती है एक्टिवेशन के लिए। और एंटीजन प्रेजेंटेशन भी स्पेसिफिक सेल करते होते हैं। उसके अंदर 3 सेल आते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, बी सेल्स होते हैं और डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। ये 3 सेल अगर एंटीजन प्रेजेंट करेंगे तो ही ये सेल एक्टिव होंगे। और एंटीजन प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है कि वो सेल उस पैथोजन को सबसे पहले इंगल्फ करे, फिर उसको ब्रेक डाउन करे और उसके बाद उसकी जो पेप्टाइड्स हैं उसको अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करे। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि वायरस सेल के अंदर है। अब मैक्रोफेजेस सेल के अंदर जाकर तो उसको इंगल्फ नहीं कर सकते और ना ही वो पूरे सेल को, जो बॉडी का सेल है, उसको इंगल्फ कर लेंगे। तो ये मसला है। इंगल्फ नहीं करेंगे तो एंटीजन प्रेजेंट भी नहीं होगी और हमारे पास CD4 टी सेल्स एक्टिव भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब एक ही तरीका रह गया हमारे पास, वो ये है कि हम CD8 टी सेल्स को एक्टिव कर लें, क्योंकि CD8 टी सेल्स जो है MSC क्लास 1 से एक्टिव होते हैं और MSC क्लास 1 सारे ही न्यूक्लियोटाइड सेल्स के ऊपर मौजूद होती है। वो जो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे, जब एंटीजन प्रेजेंट होगा तो CD8 टी सेल्स को रिकोगनाइज करेंगे और फ़ौरन ही एक्टिव हो जाएंगे। अब MSC क्लास 1 जो है उसकी थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं कि क्या होता है। ये टी सेल रिसेप्टर जो CD8 टी सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं उससे बाइंड करता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर हमने MSC क्लास 2 का स्ट्रक्चर भी देखा था। MSC क्लास 1 का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इसके अंदर ना एक हैवी चेन होती है और एक बीटा माइक्रोग्लोबिन होती है। यानी कि ये हमारे पास अगर सेल सरफेस है तो ये हमारे पास हैवी चेन है और ये हमारे पास इसकी जो है बीटा माइक्रोग्लोब्यूलिन है। एक्टिव कैसे होते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिनके ऊपर MSC क्लास 1 होती है वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं और टी सेल अपने टी सेल रिसेप्टर के ज़रिए उसको जाके रिकॉग्नाइज करता है और एक्टिव हो जाता है। इसके लिए एक और तरीका भी है। IL-2 जो है टी हेल्पर सेल रिलीज़ करते थे, उसका यहाँ पर एक रोल है, वो ये है कि वो हमारे पास प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ MSC क्लास 1 विद द टी सेल रिसेप्टर को प्रमोट करता हो। इसके अलावा वो टी सेल्स को एक्टिव भी करता होता है डायरेक्टली। अब ये टी सेल एक्टिव तो हो गए हैं, लेकिन अभी अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे? वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किस तरह किल करेंगे? इसके जो हैं 4 तरीके हैं। सबसे पहले वो तो हैं उस जो मेम्ब्रेन होगी सेल की, उसके अंदर पोर्स बना देंगे, परफोरिन्स को इंसर्ट करेंगे, पोर्स बन जाएंगे जब, तो हमारे पास जो सेल का कंटेंट होंगे वो सेल से बाहर आ जाएंगे और सेल डेथ हो जाएगी। दूसरा क्या है कि अगर हम उसके अंदर ग्रेन्जाइम्स को इंसर्ट कर दें तो वो उसके जो सेल्स हैं, जो हमारा ह्यूमन सेल है, उसके कंटेंट को डिग्रेड कर देगा और एपोप्टोसिस को एक्टिव करके उस सेल्स को मार देगा। तीसरा तरीका ये है, हमारे पास ग्रेनुलाइसिन को इंसर्ट कर दे तो वो हमारे पास बैक्टीरिया को या वायरस जो भी उसके अंदर होगा तो उसको लाइज कर देगा और एपोप्टोसिस करा देगा। चौथा तरीका जो मोस्ट इफेक्टिव है वो ये है कि फैस लाइगेंड को प्रोड्यूस करता है। फैस लाइगेंड हमने पढ़ा था जब हम एपोप्टोसिस को पढ़ते हैं ना, उसके 2 पाथवे होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे को फैस लाइगेंड एक्टिव करता होता है। फैस लाइगेंड जो है बाइंड करेगा जाकर और एपोप्टोसिस करवा देगा। तो ये हमारे पास तरीके हैं कि जिसके ज़रिए CD8 टी सेल जो है वो अपना काम करते होते हैं। अब हमने जो मेन टाइप है टी सेल्स की वो तो देख ली हैं, CD8 टी सेल्स भी देख ली हैं, CD4 टी सेल्स भी देख ली हैं। अब कुछ बाकी जो माइनर टाइप्स हैं उनको भी देख लेते हैं। एक होते हैं रेगुलेटरी टी सेल। इनका अपना तो कोई इम्यूनिटी के अंदर रोल नहीं होता, लेकिन ये जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स को रेगुलेट करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास CD4 टी सेल जो हैं ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं तो वो इसको सप्रेस कर देंगे, और CD8 टी सेल अगर ज़्यादा हो गए तो उसको भी सप्रेस कर देंगे। मतलब रेगुलेटरी इनका रोल है। इनका जो सरफेस मार्कर है वो ये है कि सबके ऊपर जो है CD25 होता है और CD25 का जो स्ट्रक्चर है वो IL-2 रिसेप्टर के बिल्कुल ही सिमिलर है। IL-2 रिसेप्टर के अंदर अल्फा और बीटा सब यूनिट दोनों थे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ अल्फा सब यूनिट है IL-2 रिसेप्टर का।
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर CD3 और CD4 भी होते हैं। हमने CD3 पहले पढ़ा था। CD3 जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पर देखें CD8 टी सेल्स के अंदर भी हमारे पास CD3 होता है, तो वो सिग्नल ट्रांसडक्शन करवाता होता है। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन यानी कि IL-10 और TGF बीटा को प्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि TS17 सेल्स। TS17 सेल्स जो है वो CD4 की ही टाइप्स हैं। CD4 टी सेल्स की ना हमने 2 टाइप पढ़ी हैं अब तक। हमने पढ़े हैं TH1 सेल और TH2 सेल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है उसकी। लेकिन एक TS17 टाइप भी होती है, उसको हम देख लेते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये म्यूकोजल डिफेंस जो है ना, GIT का जो म्यूकोजा है उसकी प्रोटेक्शन करते होते हैं, उसके डिफेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये 17 है तो IL-17 को रिलीज़ करवाएंगे। उससे क्या होगा कि वो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज को रिक्रूट करवाएगा। अगर हमारे पास ये वाले सेल लॉस हो जाएं, अब अगर बॉडी इन सेल को खो दे तो क्या होगा? जो बैक्टीरिया हैं, इसका काम क्या था कि वो GI म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करता था। जब ये खत्म हो जाएंगे सेल, जब सेल नहीं होंगे, प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, तो जो GI बैक्टीरिया जो नॉर्मली GI ट्रैक में मौजूद होते हैं, तो वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर हो जाएंगे, हम हमारे पास इन्फेक्शन करवा देंगे। अच्छा, इनका एक और रोल जो है, इसका एविडेंस मौजूद है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं कि मेमोरी टी सेल्स क्या होते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर ना एक फीचर होता है, जो मेन डिफरेंस है ना एडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी का, वो यही है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं और इनेट इम्यूनिटी के अंदर नहीं होते। और मेमोरी सेल्स की वजह से ही जब वो एंटीजन दोबारा आएगा बॉडी के अंदर, तो हमारी जो बॉडी है उसके खिलाफ एक फास्ट और मोस्ट विगोरस एक्शन परफॉर्म करेगी। इसको हम देख लेते हैं। जब भी हमारे पास पहली दफ़ा एक एंटीजन आती है और जब वो ख़त्म होती है ना, तो जो टी सेल्स उसके खिलाफ बने होते हैं वो भी एपोप्टोसिस करके ना खुद को ख़त्म कर लेते होते हैं। लेकिन कुछ टी सेल जो है ना वो बच जाते हैं, उनको हम कहते हैं मेमोरी टी सेल, और वो अरसा तक रहते हैं बॉडी के अंदर ना। फिर जब वो दोबारा एंटीजन आती है बॉडी के अंदर, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स को ना सिर्फ कम एंटीजन चाहिए होती है उसको एक्टिव होने के लिए, क्योंकि मेमोरी टी सेल्स मौजूद हैं, उनके पास मौजूद है कि पहले उनके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि पहले ये वाला एंटीजन बॉडी के अंदर आया था, हमने इसके खिलाफ काम किया था। ठीक है, अब जब दोबारा आएगा तो उसको एक्टिव होने के लिए जो है कम एंटीजन चाहिए होगी, और कम एंटीजन से वो इतना फास्ट सवेयर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, वो इतने ज़्यादा साइटोकाइन प्रोड्यूस करके उसको फ़ौरन ही वहाँ से ख़त्म कर देगा। एक टेस्ट है जिसके ज़रिए हम ना मेमोरी टी सेल्स को डिटेक्ट करते होते हैं कि बॉडी के अंदर मेमोरी टी सेल्स मौजूद हैं या नहीं। PPT टेस्ट है, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं कि पर्सन अगर उसको पहले TB हुआ है तो उसके अंदर मेमोरी टी सेल्स मौजूद हैं या नहीं है, तो ये टेस्ट उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसका प्रोसीजर ये है कि हम ट्यूबरकुलिन प्रोटीन को उसकी स्किन के नीचे इंजेक्ट करेंगे, सबक्यूटेनियस हम इंजेक्शन लगाएंगे, और उससे क्या होगा, अगर मेमोरी टी सेल्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो वो एक्टिव हो जाएंगे, वो इंटरफेरोन गैमा को सिक्रीट करेंगे। इंटरफेरोन गैमा जो है मैक्रोफेजेस को एक्टिव करके हमारे पास लोकली स्वेलिंग और रेडनेस करवा देगी, अगर उस बंदे को पहले TB हुआ है। अगर नहीं हुआ तो मेमोरी टी सेल्स भी नहीं होंगे, मेमोरी टी सेल्स नहीं होंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रेडनेस नहीं होगी, कोई स्वेलिंग नहीं होगी। तो ये हमारे पास ना हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की एक टाइप है, और इसको हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। सुपर एंटीजन क्या होती हैं? सुपर एंटीजन जो है वो नॉन स्पेसिफिकली टी सेल्स को एक्टिव करती होती हैं, और जब टी सेल्स नॉन स्पेसिफिकली एक्टिव होंगे तो वो बहुत सवेयर किस्म का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे। जब इम्यून रिस्पॉन्स बहुत सवेयर जनरेट होगा, उससे हमारे पास जो साइटोकाइन नॉर्मली एक मिकदार में रिलीज़ होते हैं ना, इस केस के अंदर हमारे पास साइटोकाइन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगे। उस कंडीशन को हम कहते हैं साइटोकाइन स्ट्रॉम। सुपर एंटीजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास अगर किसी एंटीजन ने टी सेल्स को एक्टिव करना होता है, तो सबसे पहले वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास जाएंगी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उनको इंगल्फ करेंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे, और अपने MSC क्लास के ज़रिए उस एंटीजन को बाहर प्रेजेंट कर देंगे। जब एंटीजन प्रेजेंट होगी तो टी सेल्स आके उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन सुपर एंटीजन के केस में क्या होता है कि वो डायरेक्टली ही जाकर MSC के साथ बाइंड कर जाती हैं और टी सेल्स को जो है एक्टिव करवा देती हैं। उन्हें अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए ना, डू नॉट रिक्वायर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स फॉर प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग आउटसाइड। लेकिन क्या करती हैं, वो अटैच हो जाती हैं डायरेक्टली टू MSC क्लास 2 एट द साइड अदर देन पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप। देखिए, ये हमारे पास अगर एक इम्यून सेल है तो ये उसका MSC क्लास 2 है, और उसके बाहर जो है पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है जहाँ पर वो एंटीजन को प्रेजेंट करता है। लेकिन सुपर एंटीजन क्या होती हैं? सुपर एंटीजन क्या करती हैं, वो जाकर MSC क्लास 2 के साथ ही बाइंड कर जाती हैं एट द साइट अदर देन पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट एक्टिवेट टी सेल्स नॉन स्पेसिफिकली बाय बाइंडिंग टू द वेरिएबल रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर, और एक्टिव कर देंगे टी सेल्स को बहुत एक्सेसिवली। मतलब कि जब टी सेल्स एक्टिव होते हैं तो उनकी परसेंटेज होती है लेस देन 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टी सेल एक्टिव होते हैं। लेकिन जब सुपर एंटीजन आएंगे बॉडी के अंदर तो ये टी सेल्स को इतने ज़्यादा एक्टिव करवा देंगे, तकरीबन 2 से 20% ऑफ द टोटल टी सेल पॉपुलेशन को जाके एक्टिव करवा देंगे।
जब टी सेल इतने ज़्यादा एक्टिव होंगे तो इतने ज़्यादा साइटोकाइन को रिलीज़ करेंगे, और जो मेजर साइटोकाइन जो रिलीज़ होते हैं उसके अंदर इंटरफेरोन गैमा होती है और IL-2 होती है। इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर मैसिव वैसोडाइलेशन हो जाएगी और शॉक प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और कुछ हमारे पास पैथोजन है जो कि कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं जो कि इस कंडीशन को काज करवाता है। जैसे हमारे पास स्टेफ ऑरियस है, उसके अंदर तो एक टॉक्सिन है, उसका नाम ही यही है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1। और एक और हमारे पास ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोपायोजीन, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का एक मेंबर है। तो उसके अंदर ना 2 एक्सोटॉक्सिन होते हैं, एक्सोटॉक्सिन ए और एक्सोटॉक्सिन सी। ये दोनों ही हमारे पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को काज करवा रहे होते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ थाइमस इन एडेप्टिव इम्यूनिटी? थाइमस एंटीरियर मीडियस्ट्रीनम के अंदर एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है जहाँ पर टी सेल्स जाते हैं और वहाँ पर मैच्योर हो जाते हैं। इमेच्योर टी सेल्स बोन मैरो से थाइमस के अंदर इंटर होते हैं और वहाँ पर जाकर अपने टी सेल रिसेप्टर्स को जो है एक्सप्रेस करते हैं। और सिर्फ वही टी सेल्स जो हैं बाहर आएंगे, सर्वाइव होंगे, बाकी को मार दिया जाएगा। सिर्फ वही हमारे पास बाहर आएंगे जो हमारे पास अपनी बॉडी के MSC क्लास 1 या 2 के साथ बाइंड करेंगे, लेकिन अपनी बॉडी की एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं सिलेक्शन। तो इसके 2 रीजन होते हैं थाइमस के, कोर्टिकल रीजन होता है और एक मेडुला होता है। कोर्टिकल रीजन के अंदर पॉजिटिव सिलेक्शन होती है और मेडुला के अंदर नेगेटिव सिलेक्शन होती है। सबसे पहले देखते हैं कोर्टिकल रीजन के अंदर पॉजिटिव सिलेक्शन क्या होती है, उसका मकसद क्या होता है। पॉजिटिव सिलेक्शन का मकसद ये होता है कि टी सेल अपनी बॉडी के MSC मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर लें, क्योंकि अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो एक्टिव कैसे होंगे। इसका जो तरीका है वो ये है कि कोर्टिकल एपिथेलियल सेल जो है अपनी बॉडी के MSC मॉलिक्यूल को खुद के ऊपर एक्सप्रेस करता है। अगर तो हमारे टी सेल अपने रिसेप्टर के ज़रिए उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और उसके साथ बाइंड हो जाएंगे तो वो कामयाब है। अगर वो बाइंड नहीं करेंगे या वीक बाइंडिंग करेंगे तो वो उनको मार दिया जाता है, वो एपोप्टोसिस करवा के मर जाते हैं। मेडल्ला में क्या होता है, मेडल्ला में नेगेटिव सिलेक्शन होती है, जिसका मकसद ये है कि हम किसी तरह ऑटो इम्यूनिटी को प्रिवेंट कर लें। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, उसका मैकेनिज्म यही होता है ना कि बॉडी अपने ही एंटीजन के खिलाफ, अपने ही सेल्स के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देती है। तो इसका जो तरीका है नेगेटिव सिलेक्शन का वो ये है कि थाइमस के एपिथेलियल सेल और डेंड्रिटिक सेल वो हमारी बॉडी के एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे। अगर तो टी सेल्स ने उनको बाइंड कर लिया, हमारी बॉडी के एंटीजन्स को बाइंड कर लिया, तो वो उनको जो है मार दिया जाएगा। अगर उन्होंने बाइंड ना किया तो वो हमारे पास वो सर्वाइव हो जाएंगे। हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो ये है नेगेटिव सिलेक्शन का कि वो सेल्फ एंटीजन को बाइंड ना करें। अगर सेल्फ एंटीजन को बाइंड कर लेंगे तो उनको मार देंगे, अगर सेल्फ एंटीजन को बाइंड नहीं करेंगे तो उनको वो सर्वाइव हो जाएंगे। और लास्ट टॉपिक है AIRE जीन, मतलब ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन। इनका काम क्या होता है, ये नेगेटिव सिलेक्शन के अंदर इनका रोल होता है। नेगेटिव सिलेक्शन में हम सेल्फ एंटीजन्स को टी सेल्स के पास प्रेजेंट करते हैं। अगर तो टी सेल्स ने उन सेल्फ एंटीजन को बाइंड कर लिया तो हम उन टी सेल्स को ख़त्म कर देते हैं, उनको मार देते हैं। अगर टी सेल्स ने उनको बाइंड ना किया तो वो सर्वाइव हो जाते हैं। तो ये जीन जो है इनका काम क्या होता है कि ये सेल्फ एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं। अगर इन जीन में म्यूटेशन हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी। इसके क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि हमारे पास रिकरेंट कैंडिडा इन्फेक्शन होंगे, क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म और एडिनोइड इंसफिशिएंसी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।